So today we are going to study about acute arterial occlusion and chronic arterial occlusion. दोनों का मतलब क्या है और पीजी में दोनों से क्या क्वेश्चन आ सकता है, राइट? तो acute arterial occlusion का मतलब है कि सडनली कोई आर्टरी अक्लूड हो जाए. क्यों हो सकती है आर्टरी अक्लूड की? कोई भी क्लॉट आके एम्बुलस आके थ्रोम्बस आके फंस गया तो मोस्ट कॉमन कॉज इज एम्बुलस. ठीक है, अब एम्बुलस क्यों बन सकता है, क्लॉटिंग क्यों हो सकती है, यानी कि उसकी कहीं ना कहीं बॉडी में ब्लड जो है अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब उसके अंदर हिस्ट्री है इश्कीमिक हार्ट डिजीज़ की या फिर हिस्ट्री एट्रियल फिब्रिलेशन की. क्यों एट्रियल फिब्रिलेशन होगा? तो इरेगुलर हार्ट बीट करेगा, जिसकी वजह से अगेन हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन जो है अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्लॉट बनेगा, क्लॉट बनने की वजह से एम्बुलस बनेगा और फाइनली एम्बुलस की वजह से आर्टरी अक्लूड हो सकती है. तो क्या हुआ अगर किसी की आर्टरी एकदम से अक्लूड कर जाए, सोचो क्लॉट आके, तो एकदम से अगर हमारी आर्टरी से ब्लड जो है फ्लो नहीं कर पाएगा तो एक तो पेन होगा. अगर ये जो है ब्लड लेके मान लो हमारे हैंड्स पे लेकर आ रहा था, तो अगर जहाँ ये ब्लड आना चाहिए था वहाँ नहीं आ रहा तो ये कैसे दिखेगा, पेल दिखेगा, तो पैलर होगा. पेरेस्थीजिया होगा, यानी कि यहाँ पे जो सेंसेशन है वो अच्छे से नहीं आएंगे अगर ब्लड सप्लाई नहीं आ रही तो पेरेस्थीजिया होगा. पॉइकिलोथर्मिया यानी कि कोल्ड लिम्स होंगे. क्यों? क्योंकि वार्म ब्लड जो है नहीं पहुँच पा रहा लिम्स तक. पल्सलेसनेस होगी क्यों? क्योंकि ब्लड नहीं आ रहा है. एंड पैरेसिस होगा. ओके, तो 6 P's ऑफ अक्यूट आर्टरियल ऑक्लूजन. अब क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ अक्यूट आर्टरी ऑक्लूजन. तो हमें पता है क्या क्या है, पेन है, पेलर है, पेरिस्थीजिया है, पॉइकिलोथर्मिया है, पल्सलेसनेस है और पैरालिसिस है लेट कि क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिली तो नेक्रोसिस वगैरह होने की वजह से उधर की ब्लड सप्लाई चली जाएगी. दैट वाज वेरी सिंपल. ओके, ये हमने पढ़ा अक्यूट आर्टरी ऑक्लूजन के बारे में. ओके, अब हम देखते हैं मैनेजमेंट कैसे करेगा. अगर किसी की आर्टरी अक्लूड हो गई तो सबसे पहले तो कैसे पता लगाएंगे, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे. क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? डॉपलर करेंगे. अगर कभी भी ब्लड से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम, किसी भी वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली हम उसके लिए डॉपलर करते हैं. तो दैट इज़ वेरी इजी. डॉपलर या डुप्लेक्स स्कैन, इसी को अपन बी स्कैन भी बोलते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सबसे इंपॉर्टेंट है. सर्जरी के अंदर जो क्वेश्चन आता है, तो अगर आर्टरी अक्लूजन के बाद उसे पेन हुआ, उसे फील हुआ कि यार पेल हो रही है मेरी स्किन, तो हम समझ जाएंगे कि उसके कहीं ना कहीं हम सस्पेक्ट कर लेंगे कि आर्टरी अक्लूजन हो सकता है. तो इफ़ पेशेंट प्रेजेंटेड विद इन 6 to 8 hours ऑफ द एपिसोड, एम्बुलेक्टमी यूजिंग फोगाटीज बलून. हम एम्बुलस को तोड़ेंगे यूजिंग फोगाटीज बलून, ये याद रखना है हमें. ठीक है, एम्बुलेक्टमी यूजिंग फोगाटीज बलून. तो एम्बुलस को तोड़ने के लिए कौन सा बलून यूज़ कर रहे हैं गाइस? दैट इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. एम्बुलेक्टमी यूजिंग फोगाटीज बलून. तो एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है, इसको हमें दिमाग में रखना है. एम्बुलेक्टमी करते हैं हम यूजिंग फोगाटीज बलून. नाउ इफ पेशेंट प्रेजेंटेड आफ्टर 6 to 8 hours, लाइक इसको क्लिनिकल सेटिंग में इमेजिन करो. ऐसे नहीं कि आप रट रहे हो कि यार एज एक पेशेंट आया जब आप हॉस्पिटल में हो, उसने बोला कि सर मेरे ना एकदम से पेन हो रहा है हाथ में, एकदम से ना देखो ये पेल भी मतलब पीला पड़ गया है, तो और भी ये जो बाकी चीज़ें सारी हो रही है, पल्स फील नहीं हो रही है मेरे को, थोड़ा ठंडे हो गए मेरे हाथ पैर, इससे आप समझ. लेकिन कुछ टाइम बाद आएगा तो मैंने क्या बोला था, नेक्रोसिस गैंग्रीन वगैरह हो सकता है. तो गैंग्रीन मिलेगी, यानी कि वो एरिया डेड हो जाएगा, वो टिश्यू डेड हो जाएगा. गैंग्रीन हमें पता है, ड्राई वेट गैंग्रीन पड़ा होगा, तो गैंग्रीन बनेगी, एम्प्यूटेशन हो जाएगा. गैंग्रीन को आप नेक्रोसिस जैसे समझ लो अभी के लिए. फाइनली उस लिम्ब को हमें एम्प्यूटेट ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं. अब वापस समझो, अगर पेशेंट प्रेजेंट विद इन 6 to 8 hours, एम्बुलेक्टमी इज डन यूजिंग फोगाटीज बलून. कॉम्प्लिकेशन क्या है? रीपरफ्यूजन इंजरी. रीपरफ्यूजन इंजरी हो सकती है, यानी कि सडनली वापस ब्लड सप्लाई अगर ठीक करी अपन ने तो एकदम से सडन ब्लड सप्लाई आने की वजह से जो सडन चेंज हुआ वो मसल सेंस नहीं कर पाएंगी कि यार अभी तो ब्लड ही नहीं आ रहा था, अब एकदम से ब्लड सप्लाई बढ़ गई, तो उसकी वजह से मसल में स्वेलिंग हो जाती है. उस मसल स्वेलिंग को कम करने के लिए हम फेशिया की लेयर को काट देते हैं. दैट इज़ कॉल्ड फेशियोटमी. तो ट्रीटमेंट है एक और एक उसका कॉम्प्लिकेशन है. ठीक है गाइस, ईजी है. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर 6 to 8 hours के अंदर आ जाए तो व्हाट इज़ द टाइम लिमिट. अब टाइम जोन याद रखो. टाइम जोन क्या है? दो चीज़ें याद करिए हमने. सडन आर्टरी अक्लूड हुई तो क्लिनिकल फीचर्स याद आ जाएंगे, साथ में क्या हो जाएगा, एम्बुलेक्टमी यूजिंग फोगाटीज बलून अपन कर देंगे. ठीक है, अब क्रॉनिक आर्टरी अक्लूजन, स्लोली एक क्लॉट है जो बढ़ता जा रहा है, वो मूव नहीं करा, एकदम से वेसल में नहीं आया, यहाँ पे बना सीधे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. तो ग्रेजुअल अक्लूजन बाय थ्रोम्बस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कोलाटरल्स. कि यहाँ अगर ब्लड नहीं जा पा रहा तो धीरे धीरे नई वेसल ग्रो होगी, यहाँ से निकल जाएगा ब्लड इस तरीके से. ठीक है, तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होगा, यानी कि क्रैम्पिंग पेन आएगा जब जिस टाइम पे ब्लड मूव अच्छे से नहीं कर पा रहा उस दौरान में इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होगा. इसको आप बोल सकते हो इंटरमिटेंट पेन. ठीक है, ओके. इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन का बेसिकली
मतलब आप याद रख सकते हो एथेरोस्क्लेरोसिस से, एथेरोस्क्लेरोसिस के केस में मिलता है ये, यानी कि क्रैम्पिंग पेन आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मसल पेन होगा लेग्स वगैरह में, जैसे एक्सरसाइज के टाइम पे नहीं होता अपना, उसको याद रखना है अपने को, एक्सरसाइज जैसा पेन। रेस्टिंग पेन भी हो सकता है, अगर थोड़ा लेटर स्टेज में रेस्टिंग पेन भी होने लग जाएगा, क्योंकि इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो हो रहा है बेसिकली मसल्स के अंदर। ठीक है ना, तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के अंदर ये सारे फीचर हमेशा मिलेंगे आपको। गैंग्रीन हो सकता है लेटर स्टेजेस में, अगेन प्रोग्रेसिव पेन होगा अगर ये दोनों हो गए तो इनिशियली हमें क्या मिलेगा, क्रैम्पिंग पेन मिलेगा, और उसी को अपन ने नाम दिया इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन पेन। ठीक है, अब डिफरेंशियल्स क्या हो सकते हैं इसके, डिफरेंशियल्स इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन हो रहा है अगर, तो क्रैम्पिंग पेन आफ्टर वॉकिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, इससे अपन समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मूव करने के बाद उसको पेन हो रहा है, तो क्रैम्पिंग पेन हो रहा है आफ्टर वॉकिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। पेन इज़ 1 लेवल बिलो द साइट ऑफ अक्लूजन, जिस जगह अक्लूजन है उसके नीचे पेन हो रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे अब ब्लड सप्लाई नहीं आ रही है, तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होगा। क्यों होता है ये, ड्यू टू सब्सटेंस पी, यानी कि एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी वजह से, और लेटर जाके प्रोग्रेसेस टू रेस्ट पेन की तरफ चला जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, मैक्सिमम पेन ऑन फर्स्ट स्टेप। देखो कैसे पता लगाओगे, क्या पेशेंट आपको आके बोले जिससे आप पता लगाओगे कि क्रॉनिक आर्टरी ओक्लूजन है या फिर इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन पेन है। अगर चलते चलते कुछ डिस्टेंस चलने के बाद पेन हो रहा है, क्योंकि ग्रेजुअली पेन आएगा ना, पहले क्रैम्पिंग पेन आएगा फिर रेस्टिंग पेन आएगा, तो धीरे धीरे चलने के बाद क्रैम्प्स आएंगे मसल में, आप बिना एक्सरसाइज करें तो पेन नहीं आता। तो आफ्टर वॉकिंग अ सर्टेन डिस्टेंस मसल में ब्लड की कमी हुई और तब उसके बाद क्रैम्पिंग पेन आया, तो उस केस में अपन बोलेंगे डायग्नोसिस इज इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। बट किसी की ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स का और उसके अराउंड की बोन का, तो पहली बार में ही मूव करने में पेन हो जाएगा, तो पेन ऑन द फर्स्ट स्टेप, तो पेन ऑन फर्स्ट स्टेप इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। पेन होगा अफेक्टेड जॉइंट में, सही बात है बिल्कुल। न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन, अब ये एक टर्म समझना ज़रूरी है। न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन क्या है कि पॉस्चर के साथ पेन वेरी कर रहा है, यानी कि कभी कभी आप जब आगे मुड़ रहे हो फॉरवर्ड बेंडिंग के दौरान पेन रिलीव हो रहा है, स्ट्रेट खड़े होने पे पेन बढ़ रहा है, यानी कि ब्रेन जो है उस चीज़ को सेंस कर रहे हैं कि जब आप खड़े हो रहे हो तब पेन हो रहा है। ओके, ये हमने डिफरेंशियल देखे। तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन हो सकता है। नाउ देयर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन दैट इज कॉल्ड बॉयड्स क्लासिफिकेशन। तो बॉयड्स क्लासिफिकेशन है, ओके, सो बॉयड्स क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो इसकी 4 क्लासेस है बॉयड्स क्लासिफिकेशन की। बॉयड्स क्लासिफिकेशन क्वेश्चन आ जाए कि बॉयड्स क्लासिफिकेशन किस चीज़ का क्लासिफिकेशन है, तो वी शुड रिमेंबर इट बाय हार्ट कि बॉयड्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉनिक आर्टरी ऑक्लूजन। अब सिंपल सी बात है, अगर आर्टरी ऑक्लूजन होगा तो क्लॉडिकेशन पेन होगा। अब उस बेसिस पे इन्होंने बताया है कि इफ़ यू हैव पेन ऑन वॉकिंग, ठीक है, पेन ऑन वॉकिंग बट पेन रिड्यूसेज एज वी कंटिन्यू टू वॉक, यानी कि मसल जैसे जैसे वार्म अप हुई पेन कंटिन्यूज टू डिक्रीज, बट पेन डज नॉट डिक्रीज ऑन वॉकिंग, यानी कि इंटरमिटेंट नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा इंटरमिटेंट से, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन से, दैट इज़ क्लास 2। पर इतना ज़्यादा पेन है कि क्रैम्प्स ही आने लग गए, पेन फोर्सेस टू स्टॉप। तो पेन ऑन वॉकिंग बट डिक्रीजेस, पेन डज नॉट डिक्रीजेस, पेन इंक्रीजेस, याद रख लो। एंड पेन इवन एट रेस्ट, तो क्लास 4, पेन एट रेस्ट इज क्लास 4 ऑफ बॉयड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो आयोटो इलियाक आर्टरी आयोटा और इलियाक आर्टरी के जंक्शन वगैरह के ऊपर साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो कहाँ पेन होगा, इलियाक रीजन यानी कि बटक रीजन में, तो बटक क्लॉडिकेशन होगा सबसे पहले। बटक रीजन में अगर किसी के इंटरमिटेंट पेन हो रहा है तो मान के चलिए उसकी बटक क्लॉडिकेशन है। अगर साथ में थाई और काफ में भी पेन है और उस रीजन में अपने को ब्रूई सुनाई दे रही है, इसका मतलब है कि शायद उसके बटक रीजन में क्लॉडिकेशन हुआ है कहीं ना कहीं। एंड इट also presents with impotence in males, and when it is presenting with impotence in males it is called Lay-Rich syndrome. रिच लोगों में जनरली impotence बुरी बात है, क्योंकि वो कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा मैं, बट याद रखने का तरीका है कि ले रिच, इफ़ यू बिकम रिच आप अपने बटक्स को मूव नहीं करते हैं और उसकी वजह से आपको ले-रिच सिंड्रोम हो जाता है। तो आयोटो इलियाक ऑब्स्ट्रक्शन इन रिचेस, तो ले-रिच सिंड्रोम इम्पोर्टेंस इन मेल्स बटक क्लॉडिकेशन के साथ आएगा। इलियाक आर्टरी में अगर है या इलियाक रीजन में है तो थाइज में पेन होगा। फीमरोपोप्लिटियल यानी कि काफ में पेन होगा अपनी
थाई में पेन हो रहा तो इधर काफ में पेन होगा, और वरना डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन है तो एंकल में पेन होगा। कराएंगे क्या, सेम चीज़ है, डॉपलर कराएंगे, डुप्लेक्स कराएंगे, साथ में ABPI करा रहे हैं। ABPI क्या चीज़ है, एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स। तो एंकल का प्रेशर डिवाइडेड बाय ब्रेकियल प्रेशर, यानी कि ब्रेकियल प्रेशर अपने हाथों का हो गया, एंकल का प्रेशर पैरों का हो गया। तो एंकल का प्रेशर डिवाइडेड बाय ब्रेकियल प्रेशर मेजर कर रहे हैं हम ब्रेकियल आर्टरी के लेवल पे। अब नॉर्मली ये 1 होना चाहिए, मतलब बेस्ट है अगर 1 है तो। सी 0.9 से 1.4 नॉर्मल है, यानी कि 1 तक नॉर्मल है। 1.5 से ज़्यादा हो जाए, सी 1.5 से ज़्यादा अगर हो जाए, इसका मतलब क्या है, कैल्सिफाइड वेसल्स हो गई, यानी कि नीचे की जो वेसल्स हैं वो ख़राब हो रही है, एंकल की वेसल्स। तभी तो 1.5 से ज़्यादा हुआ कि वहाँ पे एंकल का प्रेशर जो है सिस्टोलिक बीपी एट एंकल वो ज़्यादा है, इसका मतलब कैल्सिफाइड वेसल्स हैं। अगर 0.9 है, इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन है, भी एंकल पे प्रेशर कम है, ठीक है। 0.4 से कम, इसका मतलब क्या है, क्रॉनिक लिम्ब इश्कीमिया हो गया। 0.4 से कम है CLTI, क्रॉनिक लिम्ब थ्रेटनिंग इश्कीमिया। क्रॉनिक लिम्ब थ्रेटनिंग इश्कीमिया हो गया अगर 0.4 से कम है, और 20% से ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है आफ्टर एक्सरसाइज। इसका मतलब क्या है कि कोई फ्लो में दिक्कत आ रही है आर्टरी की डिजीज़ में। तो दीज वैल्यूज शुड बी रिमेंबर, थोड़ी बहुत आइडिया में, कि 1 है नॉर्मल, 1 से ज़्यादा कब होगा। तो इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड कि मोर देन 1.4 हुआ तो ये कैल्सिफाइड वेसल्स है, कैसे पता चला, तो फॉर दैट आई हैव रिटन द एक्सप्लेनेशन हियर कि अगर वेसल्स जो हैं कैल्सिफाइड हो जाएंगी तो जो बीपी का कफ है वो कंप्रेस नहीं कर पाएगा, तो फॉल्सली हाई आएगा बीपी उसकी वजह से, क्योंकि आर्टरी जो है उसका प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो हो जाए और कफ का प्रेशर उसके इक्विवेलेंट हो जाए तब हम बीपी मेजर करते हैं ना। पर आर्टरी जो है, आर्टरी का प्रेशर कम ही नहीं हो पा रहा है, वो बढ़ा हुआ ही दिखाएगा। लेकिन अगर ब्लड फ्लो इमेजिन करो, अगर ऑक्लूजन है पैर की आर्टरी में, एंकल की आर्टरी में, तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर रिड्यूस होगा। तो एंकल का प्रेशर कम कंपेयर टू ब्रेकियल आर्टरी, तो वो रिड्यूस्ड आएगा लेस देन 0.4। तो ठीक है, अब बात करते हैं पेशेंट विद ABPI लेस देन 0.5 आर ट्वाइस लाइकली टू डिटोरिएट मोर देन दोज विद मोर देन 0.5। सिंपल सी बात है, ये एक अपडेट है, जो डेटा है वो याद रखना है अपने को कि ट्वाइस लाइकली टू डिटोरिएट अगर आपका ABPI लेस देन 0.5 है तो। ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ABPI साइन ऑफ इमिनेंट लिम्ब लॉस, कि धीरे धीरे लिम्ब आर्टरीज पे ब्लड नहीं आ रहा है तो लिम्ब लॉस हो जाएगा। फॉर एवरी 0.1 डिक्रीज इन ABPI बिलो 0.9 के नीचे, हर 0.1 डिक्रीज के ऊपर risk of cardiac mortality increases. Risk of cardiac mortality increases by 10%. 0.1 decrease ABPI, 10% increase cardiac mortality. ठीक है, क्रॉनिक लिम्ब थ्रेटनिंग इश्कीमिया के बारे में हमने बात कर लिया, ये कोई काम का नहीं ज़्यादा। टो ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स, ये टो से ब्रेकियल प्रेशर का वो बता रहे लेवल सेम है। डायबिटीज़ पेशेंट्स में BPI मोर देन 1.4 होता है तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं। डिजिटल आर्टरीज आर रेयरली अफेक्टेड बाय स्क्लेरोसिस, इसलिए इसको हम प्रेफर करते हैं टो आर्टरीज को। टो ब्रेकियल इंडेक्स लेस देन 0.6 इंडिकेट कि इस आर्टरी में भी लीजन है, तो यहाँ पे लेस देन 0.6 बताता है कि लीजन है। अगेन क्या है, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी क्या चीज़ है, only done if intervention is planned, only done if intervention is planned. Digital subtraction angiography provides dynamic arterial flow plus anatomy of vessels. ये बता रहा है कि अगर मान लो किसी का लेस देन 0.4 आया अपना ABPA, आर्टरियल ब्लड प्रेशर ABPI, और अपन इंटरवेंशन कर रहे हैं उसका, तो इंटरवेंशन करने से पहले एक बार हम उसकी एंजियोग्राफी कराते हैं, डिजिटल एंजियोग्राफी, जिससे अपन उसकी पूरा डायनामिक ब्लड फ्लो चेक कर सकते हैं, कैसा ब्लड फ्लो है उस आर्टरी में, वो डायनामिक आर्टरियल फ्लो, साथ में उसकी वेसल की एनाटमी चेक कर सकते हैं। तो एनाटमी ऑफ वेसल और आर्टरियल फ्लो हम चेक कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि ब्लीडिंग हो जाए, डिसेक्शन हो जाए, थ्रोम्बोसिस हो जाए, रीनल डिसफंक्शन हो जाए, और आर्टरी जो है वो दब जाए, नर्व वगैरह को दबा दे, ऐसा कुछ कर दे। ये था हमारा आर्टरियल ऑक्लूजन टॉपिक। दैट्स इट फॉर टुडे।